एक नाग और लड़की की प्रेम कहानी। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। गोरा नाम के गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम गोमती था। उसकी सुंदरी नाम की एक बेटी थी। वह जन्म से ही गोरी चिट्टी और सुंदर थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी के लिए दूर दूर से जाने माने रईसों के रिश्ते आने लगे। सुंदरी जिस रिश्ते के लिए राजी हुई, उसकी मां ने उसी रिश्ते के लिए हामी भर दी। जिस दिन सुंदरी का शगुन चढ़ा, गोमती को उसी रात सपने में एक खतरनाक सांप दिखाई गया। अब तो हर रात सपने में यही होता। वह नाग फन फैलाकर डसने के बजाय उसके पैरों में अपना फन रखता, फिर उसे उसका वचन याद कराता। गोमती पसीना पसीना होकर डरी डरी सी उठ बैठती। माँ की ये हाल देखकर सुंदरी माँ से उसका हाल पूछती तो गोमती बहाना बना दिया करती। लेकिन सुंदरी के ब्याह के दिन जैसे जैसे नजदीक आने लगे, गोमती उस नाग के डर से पीली पड़ने लगी। आखिरकार शादी का वह दिन आ ही गया। उसके एक रात पहले गोमती को उस सांप का सपना फिर आया। सपने में सांप चेतावनी दे रहा था कि यदि सुंदरी का ब्याह किसी और से हुआ तो मैं सुंदरी को शादी से पहले ही डस लूंगा। सब तो गोमती और भी डर गई। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। असल में सुंदरी जब गर्भ में थी तो गोमती को इमली खाने का लत लगा हुआ था। आए दिन वह नदी के किनारे लगे हुए इमली के पेड़ से इमली को तोड़ कर ले आया करती थी। एक दिन जब गोमती इमली तोड़ने गई तो एक सांप उसके पैरों में कुंडली बनाकर लिपट गया। वह भयभीत होकर वही जमीन पर गिर पड़ी। शाम का समय था। दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वह सांप मनुष्य के स्वर में बोलने लगा, माँ डर मत, मैं तुझे डसूंगा नहीं। तू बस मुझे यही वचन दे कि तेरी जो कन्या होगी तू मेरा ब्याह उससे कराएगी। गोमती बेचारी मरती क्या ना करती। वह अपनी जान बचाने के लिए उस सांप की शर्त को मान लिया और उससे अपनी होने वाली बेटी का ब्याह करने का वचन दे दिया। 3 महीने बीतने के बाद जब गोमती ने सुंदरी को जन्म दिया तो वह सांप फिर गोमती के पास आया और उसे उसका वचन याद दिलाया। दिन बीतते गए और सुंदरी 15 साल की हो गई। वह बहुत ही निडर थी, जैसे उसके पिता रघुनाथ एक निडर सैनिक थे। सुंदरी अपने पिता के साथ नदी में तैरा करती थी। इस दौरान वह सांप भी सुंदरी के साथ पानी में तैरता रहता था, परंतु उसने कभी भी सुंदरी को काटने का प्रयास नहीं किया। तो सांप से सुंदरी को भी डर नहीं लगता था। लेकिन पिछले साल सुंदरी के पिता गुजर गए। पिछले साल मूसलाधार बरसात की वजह से नदी में भीषण बाढ़ आई। उस बाढ़ में रघुनाथ ने कई लोगों की जान बचाई, किंतु खुद प्रचंड नदी के प्रभाव में समा गए। गांव वाले रघुनाथ के उस परोपकार को नहीं भूले थे। सब उसकी बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने की होड़ में लगे हुए थे। रघुनाथ के न रहने पर गोमती ने नदी किनारे के खेत की देखभाल गांव के दूसरे किसान को दे रखे थे। वो स्वयं न तो कभी उधर जाती थी और न ही सुंदरी को जाने देती थी। उनके खेतों और बगीचों की फसल की आमदनी आधी रह गई थी। फिर भी वह सुंदरी के हाथ पीले करने के लिए एक एक पैसा बचाकर रखती थी। सुंदरी की देखरेख में बेहद सतर्क थी। उसकी लगन हो जाने के बाद भी वह उसे कभी अपनी आंखों से ओझल न होने देती थी। सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना देवी देवताओं से करती रहती थी। कई प्रकार की मनौतियां उसने मान रखी थी। शाम को बारात आने वाली थी। तमाम रिश्ते नातेदारों से घर भर गया था। लेकिन सुबह ही बिना बताए सुंदरी अपनी 2 सहेलियों के साथ कुछ ही दूर नदी तट के अपने खेतों की तरफ निकल गई। गोमती उस समय गांव से दूध लेने गई थी। गोमती जब घर लौटे तो पता चला कि सुंदरी अब तक नहीं लौटी है। ये सुनकर गोमती चीख पुकार मचाती हुई उल्टे पांव नदी की ओर दौड़ पड़ी। गांव के तमाम लोग उस दुखिया माँ की गुहार पर उसके पीछे दौड़ते भागते जब नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ विचित्र सा दृश्य था। एक काला भुजंग सुंदरी के गले से लिपटा हुआ था। सुंदरी अपने बचाव के लिए चीख पुकार रही थी। गोमती रोती हुई केवल यही कह रही थी, सुंदरी बेटी, क्या करूं? तेरी माँ ने इमली के बदले कसम खाई थी। कई साहसी तैराक नदी में कूदे भी, लेकिन उस भयानक सांप की फुकार से डरकर वह सुंदरी तक नहीं पहुंच पाए। नदी के इस पार भीषण कोहराम मचा हुआ था। सांप सुंदरी को मझधार के गहरे पानी में खींचे ले जा रहा था। देखते ही देखते सुंदरी उस नदी के गहरे पानी में डूब गई।
लेकिन अचानक एक सुंदर सा लड़का सुंदरी को पानी से खींचकर बाहर ले आया। नजदीक आने पर लोगों ने ध्यान से देखा कि सुंदरी के गले में लिपटा हुआ वह सांप कहीं अदृश्य हो गया था। घाट पर पहुंचते ही कुछ लोग सुंदरी को होश में लाने का उपचार करने लगे। कुछ लोग हैरान थे कि वह अजनबी युवक कौन था। उस गहरे पानी में अचानक वह कहां से आया। किसी ने भी उसे नदी में कूदते हुए नहीं देखा। लोगों ने गोमती को उठाया, जो कि बेहोश होकर जमीन में गिर गई थी। उसे बताया कि सुंदरी जिंदा है। गोमती को होश आया तो वो दौड़कर सुंदरी के पास गई और सुंदरी को झकझोरने लगी, सुंदरी को होश में लाने लगी। सुंदरी भी अब होश में आ गई। तब गांव वालों ने गांव की कुल देवी का जयकारा करने लगे। सुंदरी की जान बचाने वाले युवक को कुछ नौजवानों ने अपने कंधे में बैठा लिया और उसका जयकार करने लगे। हालांकि उस युवक को देखकर सभी हैरान थे। वो एक अजनबी युवक था जो अचानक से नदी में सुंदरी को बचाते हुए बाहर आया था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उस युवक ने गांव वालों को बताया कि मैं एक तपस्वी के श्राप से सांप के रूप में बन गया था। आज मैं उस श्राप से मुक्त हुआ हूँ। बहुत समय पहले मैं एक जंगल में अपने 2 साथियों के साथ शिकार पर गया था। एक बूढ़ा तपस्वी वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। पशु पक्षियों के हाहाकार से जैसे ही उसके नेत्र खुले, मैं उसके सामने ही था। मेरा तीर जिस हिरण को लगा, वो उस तपस्वी के पास ही दम तोड़ रहा था। तपस्वी ने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। उस तपस्वी ने कहा कि मैं बेजुबान प्राणियों का वध कर रहा हूँ, जबकि प्रकृति ने खाने के लिए फल फूल, साग सब्जी और अनाज के भंडार दिए हैं। उस तपस्वी ने मुझे मानव का सबसे बड़ा कलंक कहा था। मैं उस तपस्वी के पैरों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब उन्होंने श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे उपाय बताया कि मेरी पूर्व पत्नी जब एक युवती के रूप में मेरे पास आएगी और मैं उसे जैसे ही स्पर्श करूंगा, मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। ये सुंदरी नाम की युवती और कोई नहीं, मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है और इसके स्पर्श से ही मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। ये सुनकर गांव वालों ने उन दोनों की शादी करा दी और वह दोनों उसी गांव में रहकर हंसी खुशी के साथ अपना जीवन सुख में व्यतीत करने लगे। अनन्या एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। अनन्या अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि अनन्या पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। अनन्या ने जब एक 0वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे अनन्या को स्कूल जाने में परेशानी न हो। अनन्या जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था। इसलिए वह रोज समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन अनन्या की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसका हमउम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और अनन्या को रुकने का इशारा किया। अनन्या उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारा करता था। शुरू में उसे देखकर अनन्या को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। जिस तरह से रास्ते में रोके जाने से अनन्या घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वो लड़का अनन्या के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुमित है। मैं रोज आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? अनन्या के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। सुमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
उठते बैठते, सोते जगते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अनन्या ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़की ने अनन्या की आंखों में आंखें डालकर पूछा। अनन्या शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैदल चलाती हुई अपने घर को चली गई। जिस तरह अनन्या और सुमित में बातचीत की शुरुआत हो गई। सुमित रोज उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर अनन्या दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुमित ने अनन्या से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो अनन्या ने हल्का सा ना नुकुर किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन अनन्या बहुत खुश थी। वो तय समय पर उस जगह पहुंच गई, जहां पर सुमित ने उससे मिलने के लिए कहा था। सुमित ने अनन्या की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और अनन्या को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। सुमित अनन्या को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने अनन्या से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अनन्या पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वह सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी न हो पाए थे कि तभी न जाने कहां से वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर अनन्या हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। ये देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। अनन्या ने कातर दृष्टि से सुमित की ओर देखा, पर वह अनन्या की मदद करने के बजाय हंस रहा था। ये देखकर अनन्या का हृदय चीत्कार कर उठा, यानी कि ये सब सुमित की एक सोची समझी चाल थी। अनन्या आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। अनन्या मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते घसीटते रहे। कुछ ही पलों में अनन्या की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद अनन्या को होश आया। वे तीनों लड़के और सुमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। अनन्या सोचती रही कि क्यों मैंने सुमित की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। अनन्या के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह घिसकती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कलकल करता हुआ तेजी से बह रहा था। अनन्या ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे तैर गया और इसके साथ ही क्रोध, खींच और घिन के मिले जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। अनन्या ने अपने दांतों को किटकिटाया, अपने शरीर की बची खुशी ताकत इकट्ठा किया और धीरे से खड़ी की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। इस अगले ही पल अनन्या नदी में डूबने उतराने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार कर लिया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी नियत को समझ नहीं पाई। अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी जरूर सोचिए, नहीं तो आप भी अनन्या की तरह धोखा खा सकते हैं, आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और इसे शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके इस प्रयास से किसी का जीवन संवर जाए। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह एक सच्ची और रोमांटिक कहानी लव स्टोरी, कॉलेज लव स्टोरी एक है। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम रघुवीर और सुप्रिया था। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे। रघुवीर बहुत आलसी होता है। रघुवीर कभी अपना काम टाइम पर नहीं करता, सारे काम सुप्रिया से करवाता था। सुप्रिया कर भी देती थी। रघुवीर को गाने सुनना और गेम खेलना बहुत पसंद था और सुप्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। सुप्रिया को पढ़ाई करना और रघुवीर से बातें करना पसंद था। इन दोनों के बीच कोई नहीं आता था, सब रघुवीर से डरते थे। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। रघुवीर के अंदर कोई सुधार न होता देख के रघुवीर के मम्मी पापा को बहुत चिंता रहती थी। डांटने पर सुप्रिया हर बार रघुवीर को बचा लेती थी, पर यह कब तक चलता। दोनों कॉलेज आ गए थे। रघुवीर एक क्लास पीछे था सुप्रिया से, क्योंकि रघुवीर फेल हो गया था। रघुवीर के पापा ने रघुवीर को बहुत सुनाया और रघुवीर कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने रूम में चला जाता था। उतने में सुप्रिया आ जाती है और रघुवीर के पापा सुप्रिया से कहते हैं, बेटा अब तू ही इसे समझा। तब सुप्रिया रघुवीर के पास जाती है और रघुवीर को पढ़ाई करने के लिए बोलती है। सुप्रिया रघुवीर को कहती है, आगे तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। रघुवीर बहुत सीरियस हो गया था। पापा ने बहुत गुस्सा किया आज रघुवीर पर। रघुवीर ने सुप्रिया से कहा, यार मुझसे नहीं होती पढ़ाई। सुप्रिया कहती है, मैं तेरी हेल्प करूंगी, हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो रघुवीर मान जाता है और हर रोज दोनों पढ़ाई करते। सुप्रिया रघुवीर को पढ़ाई में पूरी मदद करती। अब रघुवीर का मन न होने पर भी सुप्रिया के साथ पढ़ाई करता, क्योंकि रघुवीर कभी सुप्रिया का दिल नहीं दुखाना चाहता था। सुप्रिया रघुवीर को बहुत पसंद करती है, बचपन से ही, पर कभी कहती नहीं है और रघुवीर भी सुप्रिया को बहुत पसंद करता है। बचपन से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कभी एक दूसरे से नहीं कहते। दोनों डरते हैं कहीं हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए और एक दूसरे से दूर ना हो जाए। पर रघुवीर की मम्मी कभी कभी सुप्रिया को कहती रहती है, बेटा तू ही रघुवीर का ख्याल रख सकती है, तू मेरे रघुवीर से शादी कर ले, इस पागल को तेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता है। रघुवीर तेरे अलावा किसी और की नहीं सुनता। रघुवीर की मम्मी सुप्रिया को पसंद करती है। सुप्रिया को शर्म आ जाती है। रघुवीर की मम्मी कहती है, हर रोज रघुवीर के पापा रघुवीर पर गुस्सा करते हैं। इतना सुनकर के सुप्रिया अपने घर चली जाती है, क्योंकि रघुवीर घर पर नहीं होता, अपने पापा के साथ कहीं गया होता है। किसी काम से एक दिन कॉलेज की तरफ से घूमने ले जाया जा रहा था। सुप्रिया रघुवीर से कहती है, हमें भी घूमने के लिए जाना है। तो रघुवीर कहता है, हाँ क्यों नहीं। सुप्रिया रघुवीर और सुप्रिया दोनों का नाम लिखवा देती है। दोनों अपने घर पर कहते हैं जाने के लिए, पर रघुवीर के पापा नहीं जाने देते रघुवीर को। उसके पापा डांटने लगते हैं, कोई काम अच्छे से करता है क्या जो ये कहीं जाए, पढ़ाई पर ध्यान तो है नहीं। तभी सुप्रिया आ जाती है और रघुवीर के पापा से कहती है, अंकल रघुवीर को मैं पढ़ाती हूँ और रघुवीर पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देने लगा है, आप रघुवीर को मेरे साथ जाने दो, अब रघुवीर कभी फेल नहीं होगा, मुझे यकीन है। सुप्रिया की बात सुनने के बाद रघुवीर के पापा राजी हो जाते हैं। सुप्रिया रघुवीर के पास जाती है और कहती है, सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है। फिर दोनों जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सब जाने के लिए तैयार थे, पर रघुवीर को लेट करने की बीमारी होती है। तभी सुप्रिया तैयार होकर आ जाती है रघुवीर के घर पर। रघुवीर अभी तक सो रहा होता है। सुप्रिया, रघुवीर कहाँ है? रघुवीर की मम्मी, रघुवीर सो रहा है।
सुप्रिया अभी तक सो रहा है। इतना कहे कि सुप्रिया रघुवीर के रूम में चली जाती है और रघुवीर को उठाने लगती है। रघुवीर कहता है कुछ देर और सोने दे यार। सुप्रिया कहती है नहीं, हम दोनों लेट हो जाएंगे। फिर रघुवीर उठ जाता है और जल्दी से तैयार होने लगता है, क्योंकि रघुवीर सुप्रिया का हर कहना मानता है और जल्दी कॉलेज की ओर जाते हैं। दोनों कुछ ही टाइम बाद कॉलेज पहुंच जाते हैं। कुछ देर और लेट करते तो सब निकल जाते। सुप्रिया रघुवीर को मारने लगती है, क्योंकि सब बस में बैठ गए थे, सिर्फ रघुवीर और सुप्रिया का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों भी जल्दी से बस में बैठे जाते हैं। सब मौज मस्ती करते हैं और गाना गाते हैं। रघुवीर और सुप्रिया को सबसे पीछे की सीट मिलती है। लेट होने की वजह से सुप्रिया रघुवीर पर गुस्सा करती है, आज तेरी वजह से बस छूट जाती ना। तब रघुवीर कहता है यार सॉरी। सुप्रिया मान जाती है और बातें करने लगती है। सुप्रिया को नींद आने लगती है और रघुवीर अपने फोन से गाने सुन रहा होता है। सुप्रिया खिड़की के पास ही बैठी होती है और खिड़की पर सर रख के सो जाती है। जैसे जैसे बस हिलती है वैसे वैसे बार बार सुप्रिया उठ जाती है। तब रघुवीर देख लेता है और अपने कंधे पर सुप्रिया का सर रख देता है। सुप्रिया रघुवीर के कंधे पर ही सो जाती है। तभी अचानक बस ब्रेक मारती है तो सुप्रिया रघुवीर को कस के पकड़ लेती है और रघुवीर को बहुत अच्छा लगता है। रघुवीर भी अपना हाथ सुप्रिया के कमर पर रख लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुप्रिया नींद में रघुवीर के गले के पास ही सुप्रिया के लिप्स लगने लगते हैं। तभी रघुवीर को कुछ होने लगता है। रघुवीर सुप्रिया को कस के पकड़ लेता है। सुप्रिया भी रघुवीर को पकड़ लेती है। ना जाने क्या होता दोनों को। रघुवीर भी अपने आप को संभाल नहीं सका, सुप्रिया इतना करीब आ गई थी। सुप्रिया और रघुवीर के लिप्स दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और रघुवीर सुप्रिया को किस करने लगता है और सुप्रिया भी साथ देती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। सुप्रिया को रघुवीर प्यार से अपनी ओर खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। तभी अचानक बस रुक जाती है और रघुवीर दूर हो जाता है। तभी सुप्रिया रघुवीर को अपनी ओर करती है, पर रघुवीर कहता नहीं। फिर सुप्रिया भी दूर हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रघुवीर कहता है सॉरी। वो सुप्रिया पता नहीं क्या हुआ। रघुवीर डरने लगता है, पर सुप्रिया रघुवीर के बोलने से पहले ही रघुवीर के लिप्स पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। बस फिर से चलने लगती है। सुप्रिया रघुवीर से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रघुवीर। काफी टाइम से रघुवीर भी सुप्रिया को पसंद करता था। रघुवीर भी कहता है मैं भी बहुत प्यार करता हूँ सुप्रिया, पर हमारी दोस्ती खराब ना हो इसलिए कभी कहा नहीं। फिर दोनों गले लग जाते हैं। दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों बातें करने लगते हैं। कब और कैसे हुआ दोनों को प्यार, ये बताने लगते हैं। तभी एक होटल के पास बस रुकती है और सब अपना सामान लेकर होटल में जाते हैं। अपने अपने रूम लेने के लिए सुप्रिया और रघुवीर भी होटल में जाते हैं। तब सुप्रिया रघुवीर से कहती है एक रूम ले लेना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रघुवीर कहता ठीक है। रघुवीर एक ही रूम लेता है। लंबा सफर था तो रात को होटल में ही रुकते हैं सभी।